नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं न्यूज रूम लाइव। आज सबसे पहले बात करते हैं उस बंधन की, बल्कि गठबंधन की, जो कई साल तक के लिए किया गया था। हालांकि कई साल बाद किया गया था, और अगर बात करें कुछ कड़वी यादों को भुलाकर किया गया था, गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर किया गया था। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की, जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को रोकने के नाम पर किया गया था। लेकिन आज उसमें कुछ दरार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मायावती ने बाकायदा मंथन किया, कई सवाल उठाए और यहां तक कह डाला कि आप तो अपनी पत्नी को भी नहीं जिता पाए। और अगर बात करें अब 9 उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसको बीएसपी अकेले लड़ेगी। तो क्या यह गठबंधन यहीं तक था? साइकिल और हाथी के साथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करते हुए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि गठबंधन से चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। उन्होंने दावा किया कि यादव वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, लिहाजा अब गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं, मायावती ने यहाँ तक कह दिया कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी और भाई को भी चुनाव नहीं जिता पाए। सूत्रों के मुताबिक मायावती के इस रुख के बाद एसपी बीएसपी गठबंधन टूट की कगार पर नजर आ रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोमवार को दिल्ली में चुनावी हार की समीक्षा की। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को संतोषजनक सीटें न मिलने पर और कुछ प्रदेशों में करारी हार को लेकर मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय स्तर पर मीटिंग बुलाई। यूपी के सभी बीएसपी सांसदों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में मायावती ने कहा कि पार्टी सभी विधानसभा उपचुनाव में लड़ेगी और अब 50% वोट का लक्ष्य लेकर राजनीति करनी है। मायावती ने ईवीएम में धांधली का आरोप भी लगाया। इससे पहले रविवार को मायावती ने 6 राज्यों के लोकसभा चुनाव प्रभारियों को हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी पद से बेदखल कर दिया। मायावती ने उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के लोकसभा चुनाव प्रभारियों को हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीएसपी अध्यक्षों को भी पद से बेदखल कर दिया। सोमवार को बीएसपी सुप्रीमो यूपी के जोन प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ ही लोकसभा प्रत्याशियों और नव निर्वाचित सांसदों के साथ बैठक की। बीएसपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 2014 के मुकाबले भले ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए 10 सीटें जीती हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक गठबंधन को कम सीटें मिली हैं। माना जा रहा है कि सोमवार की बैठक में संगठन में फेरबदल को लेकर अहम फैसला हो सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो मायावती के रडार पर प्रदेश के 40 समन्वयक और जोनल समन्वयक हैं, जिन पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी को अनुमान से बहुत कम सीटें मिली हैं। इसके चलते मायावती काफी नाराज है। गौरतलब है कि 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी खाता भी नहीं खोल सकी थी। इसके बाद 2017 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी महज 19 सीटें ही जीत सकी। इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के बावजूद बीएसपी मात्र 10 सीटें ही जीत सकी। बीएसपी अब लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज। और अब बात पश्चिम बंगाल की, और बात पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की। और अब टकराव इस हद तक पहुंच गया है कि एक दूसरे के ऑफिस पर कब्जा करने तक की कोशिश की जाने लगी है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपना एक पुराना ऑफिस बाकायदा टीएमसी के लिए वापस ले लिया है, और जय श्री राम को लेकर भी बाकायदा राजनीति होने लगी है। ममता बनर्जी का कहना है कि जय श्री राम धार्मिक नारा है, इसको राजनीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उधर बीजेपी कह रही है कि हम गेट वेल सून के कार्ड ममता बनर्जी को भेजेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से वो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। दोनों की राजनीति कहां तक पहुंच चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए।
बवाले बंगाल अब तक थमा नहीं है। कभी हिंसा तो कभी जय श्री राम, और अब ममता दीदी का अलग ही रूप देखने को मिला है, जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी दफ्तर पर ही कब्जा जमा लिया। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे की पार्टी दफ्तरों पर कब्जा जमाने की मारामारी शुरू हो गई है, और इसी क्रम में उत्तर 24 परगना जिले में खुद ममता बीजेपी दफ्तर का ताला तोड़ने पहुंची। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ये उसका दफ्तर है जिस पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। दरअसल 30 मई को जब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली में शपथ ले रहे थे, उसी समय बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ममता बनर्जी धरने पर थी। नौहाटी में रैली को संबोधित करने के बाद ममता बीजेपी के दफ्तर पर पहुंची। उन्होंने अपने सामने ताले तुड़वाए। ममता के आदेश पर ऑफिस से भगवा रंग और कमल का निशान हटाया गया। बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा करने के बाद ममता ने अपने सामने ही सफेदी पोतवाई। इसके बाद ममता ने खुद दीवार पर अपनी पार्टी का चिन्ह पेंट किया और पार्टी का नाम भी लिख दिया। ममता का आरोप है कि टीएमसी के इस दफ्तर पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। अब ममता की अगुवाई में बीजेपी ने फिर इस दफ्तर पर अपना कब्जा जमा लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग जारी है, और ये लड़ाई बंगाल में वर्चस्व स्थापित करने की है। बीजेपी ममता के किले को भेदना चाहती है, तो दूसरी तरफ अपना किला बचाने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी के हर आरोपों का जवाब दे रही है। बंगाल में जय श्री राम की राजनीति चल रही है। इसके तहत बीजेपी ममता बनर्जी को आक्रामक तरीके से घेरने में जुटी है। मौका भी उसे बैठे बिठाए ममता बनर्जी से ही मिला, जब दीदी जय श्री राम के नारे पर भड़क गईं। दरअसल नौहाटी आते समय ममता बनर्जी के काफिले के सामने भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे नाराज होकर वो अपनी गाड़ी से उतर गई और बाहर आकर सभी को कार्रवाई की धमकी दे दी। इसके बाद बीजेपी ने उसे मुद्दा बना लिया और जय श्री राम के लिखे पोस्ट कार्ड ममता बनर्जी को भेजने लगे। जिस तरीके से पूरी दुनिया से देख रही है, ये एक मजाक बना के छोड़ दिया है उन्होंने। इसे आप जय श्री राम फोबिया कहें या हेलुसिनेशन कहें, हम क्या कह सकते हैं। ये आपको थोड़ी देर पहले की बात बताऊं, आप ज़रा उनकी फेसबुक पोस्ट को पढ़िए। ये एक सेक्युलर कंट्री है। आप मेरे सामने अल्लाह अकबर बोले, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट आमीन बोले, या जय श्री राम बोले, इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ़ तभी होती है जब उन्हें वो उस चीज़ को वो पॉलिटिसाइज़ करे और फिर इस तरीके का बिज़ार हरकत करे, जो एक तरफ से सबको ये बौखलाहट दिख रही है। देखिए, मैं अब बीजेपी में हूँ, उनके मतलब उनके कंपटीशंस में तो हम लोग जीत ही रहे हैं, बट उनके राइवल पार्टी के हूँ, तो मैं कुछ कहूँ तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग सकती है। लेकिन आम जनता, सब तो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, उनको भी ये बौखलाहट ये दिख रही है। देखिए, ये पहले दंगा और अब श्री राम से पंगा, तो ये हार की हताशा में तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेता खुद तमाशा बनती जा रही हैं। हार की हताशा में कोई तमाशा बन जाए तो इसी तरह के बहके बहके बेसुरे बातें सुनाई पड़ती हैं। पहले तो पश्चिम बंगाल में खूब दंगा किया इन्होंने, अब श्री राम से पंगा लेने लगे। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जिस तरह का व्यवहार तृणमूल कांग्रेस, उसके नेता, उसकी नेता कर रही हैं, उससे एक बात बहुत साफ है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके विदाई का बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया है, और उसकी आवाज़ और उसकी गूंज ममता बनर्जी साहिबा और उनकी पार्टी के लोगों को सुनाई पड़ रही है, और वो आवाज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है। बाबुल सुप्रियो भी इस रेस में कूद पड़े हैं और ममता बनर्जी को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का फैसला किया है, जिसमें जय श्री राम लिखा होगा। इसके अलावा गेट वेल सून भी लिखवाकर भेजा जा रहा है। मैंने भी मेरे आसनसोल में सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि अब उनके पीछे 10 लाख पोस्ट कार्ड की भी क्या कीमत है, शायद 1 रुपया 2 रुपया होगा, तो 20 लाख रुपया मैं ममता दीदी की ये बौखलाहट वाली हरकत में क्यों खर्चा करूं, लोगों के लिए खर्चा नहीं करूं। तो मैंने सबको बोला है कि आप लोग 2-2 रुपया 1-1 रुपया में पोस्ट कार्ड खरीदिए और सिर्फ चीफ मिनिस्टर कालीघाट लिख के आप भेज दीजिए। तो आसनसोल से भी कई लोग गेट वेल सून भेज रहे हैं। अर्जुन भाई साहब जो है वो जय श्री राम भेज रहे हैं, हम लोग जो है गेट वेल सून भेज रहे हैं। क्योंकि गेट वेल सून इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वो कर रही है वो किसी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, मुख्यमंत्री के चेयर के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, और चंद दिन ही वो रहेंगे चीफ मिनिस्टर, ये भी मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो जो है एंडिंग नोट जो है थोड़ा सा और बेहतर हो तो अच्छा ही है।
बहरहाल अब देखना होगा कि बंगाल का बवाल कब तक शांत होता है, क्योंकि बीजेपी बंगाल के किले को भेदने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा भी देखने को मिला, जब 2 सीट वाली बीजेपी को इस बार 18 सीटें मिल गई। शायद यही कारण है कि ममता दीदी को अपना किला ढहता दिखाई दे रहा है और दीदी भी बीजेपी को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। और अब बात भविष्य से खिलवाड़ की। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पीएससी का जो पेपर है वो लीक हो गया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा चेतावनी देते हुए कहा है कि जो ऐसा काम करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इस पर राजनीति भी होने लगी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से आज भी पेपर लीक वाले मुन्ना भाई यूपी के अंदर सक्रिय हैं और कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार ने कार्रवाई की है। लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है और राज्य सरकार उसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक बॉडी है। सरकार उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। उसकी स्वायत्तता को बनाए रखते हुए, लेकिन उसकी शुचिता और उसकी पारदर्शिता ये देखना भी सरकार का दायित्व है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था, व्यापक शिकायतें हो रही थी और उसके तमाम प्रकरण की जांच हमने सीबीआई को भी दे रखा है। उस सब के बावजूद कार्य पद्धति में व्यापक सुधार हो, इन चीजों को लेकर के जो कार्य हुए थे, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बता दें कि यूपी पीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों के लिए पिछले साल 29 जुलाई को हुई परीक्षा का एक पर्चा एक दिन पहले ही लीक होने के मामले में प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ की जांच में अंजू लता की नकल माफिया के साथ सांठगांठ का खुलासा हुआ। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कुमारकर के प्रेस में होनी थी, जिसे पर्चा लीक करने के आरोप में पहले ही डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका था। कौशिक के यहां से यूपी पीएससी की होने वाली मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र भी बरामद हुआ था। इस खुलासे के बाद आयोग ने पीसीएस, एसीएफ और आरएफओ मुख्य परीक्षाओं समेत कुल 10 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। कि जो भी प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, प्रदेश सरकार इस कार्य को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी और सख्ती के साथ इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति से निपटेगी। और लोक सेवा आयोग में जिस तरीके से वहां पर धांधलेबाजी हो रही थी, एलटी ग्रेड की परीक्षा में एक दागी फर्म को पेपर छापने के लिए देना, परीक्षा नियंत्रक और दागी फर्म के बीच के संबंध और उसके बीच में जो लेन देन की शिकायतें मिली थी, उसकी जांच करवाने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उस तथ्य को आगे बढ़ाते हुए ये कार्रवाई हुई है। इसमें प्रेस का जो मालिक है वह भी गिरफ्तार हुआ है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक भी गिरफ्तार हुई हैं। ये प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है और जो भी दोषी होगा, मैं प्रदेश के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सरकार के हाथ वहां तक जरूर पहुंचेंगे और खिलवाड़ करने वालों को अब उसका उचित जवाब हम देंगे।
इन सब की जगह जेल होगी और बहुत सख्ती के साथ हम निपटेंगे ऐसे तत्वों से जिन्होंने प्रदेश के हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कुत्सित चेष्टा की है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में हर प्रकार की परीक्षाओं में पूरी ईमानदारी दिखानी चाहिए, जिसकी घोषणा सभी आयोग के अध्यक्ष को बुलाकर की जा चुकी है। परीक्षाओं में धांधली होने पर सभी अपनी जवाबदेही खुद तय करेंगे। प्रदेश में हर प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा का हो, उच्च शिक्षा का हो, प्राविधिक शिक्षा का हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की से जुड़ी हुई परीक्षाएं, इनकी शुचिता, इनकी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी इनमें दिखनी चाहिए। ये मैंने पहले सभी आयोगों के अध्यक्षों को बुलाकर के स्पष्ट किया है और मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर कहीं भी इसमें कोई धांधली होती है तो इसमें सब लोग अपनी जवाबदेही तय कर लेंगे। आपको बता दें कि चकबंदी विभाग के बाद पशुपालन विभाग में भी बड़ा घोटाला सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद सख्त हो गया है। इसके बाद निदेशक सहित 6 बड़े अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में चकबंदी विभाग में हुई भर्ती के बाद अब पशुपालन विभाग में भर्ती घोटाले में प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में पशुपालन विभाग के डायरेक्टर समेत 6 बड़े अफसर को सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जांच कर रही एसआईटी ने भर्ती घोटाले का खेल उजागर किया। इस मामले में पशुपालन विभाग के निदेशक सहित कई बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज। अब बात A132 एयरक्राफ्ट के लापता होने की। अरुणाचल प्रदेश में एक विमान लापता है। 13 उसमें सवारियां बताई जा रही हैं जो उसके साथ मौजूद है। 8 क्रू मेंबर भी हैं। हालांकि सुखोई जो है 30 को लगा दिया गया और C-130 को इसके ढूंढने पर लगा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ अभी तक जानकारी मिली है। वायुसेना का AN-32 विमान के लापता होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के AN विमान पिछले कई घंटों से गायब है और किसी को भी अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। असम से अरुणाचल प्रदेश ये विमान जा रहा था, तभी ये लापता हो गया। इस विमान में 8 क्रू मेंबर समेत 13 लोग सवार थे, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के लिए उड़ान भरने के बाद लापता हो गया। विमान जोरहाट से 12:25 पर उड़ा था, लेकिन बताया जा रहा है कि विमान से आखिरी बार दोपहर 1 बजे संपर्क हुआ। इसके बाद से ही उससे संपर्क नहीं हो पाया। AN विमान के लापता होने की खबर के बाद भारतीय वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। वायुसेना ने सुखोई 30 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और C-130 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट को सर्च ऑपरेशन में लगा दिया है। वायुसेना ने उन इलाकों में अपनी तलाश शुरू कर दी है जहां रडार से संपर्क टूट जाने के बाद विमान जा सकता है। विमान जिस इलाके से लापता हुआ है वो पहाड़ियों से घिरा और घने जंगल वाला इलाका है। आपको बता दें कि जुलाई 2016 में वायुसेना का AN-32 विमान बंगाल की खाड़ी में लापता हो गया। इस विमान में 29 लोग सवार थे। इस परिवहन विमान ने चेन्नई एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये अंडमान निकोबार द्वीप जा रहा था, तभी वहां लापता हो गया। इस लापता विमान की तलाश के लिए वायुसेना ने अब तक का अपना सबसे बड़ा तलाशी अभियान चलाया। लंबे समय तक चले तलाशी अभियान के बावजूद इस विमान का पता नहीं चल पाया और अंत में वायुसेना ने अपना तलाशी अभियान सितंबर 2016 में खत्म कर दिया। विमान में सवार सभी लोगों को मृत मान लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।